भाजपा सियासी टकराव, कांग्रेस 2027 की तैयारियों में जुटी। भाजपा ने कहा दावे भ्रमित, जिला अध्यक्षों को 10 दिन की ट्रेनिंग दी। उत्तराखंड में भाजपा का जन जन के द्वार अभियान सफल, युवा मुख्यमंत्री की सोच से जनता तक सीधे पहुंचे। कांग्रेस का पुलिस मुख्यालय घेराव, किसानों के मुद्दे पर एसएसपी निलंबन की मांग। उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी ने पूरी की 17 साल की यात्रा, पार्टी नीतियां और भविष्य की योजनाएं साझा। चक्राता में लोक परंपरा और खेती पर असर, जौनसार बावर में बढ़ता पलायन, पशुपालन और कृषि संकट में लोक परंपरा और खेती पर असर। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह और शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की कुछ खास खबरों के साथ। देहरादून से खबर है, कांग्रेस पार्टी अपनी जीत के लिए अगले 2027 के चुनावों की तैयारियों में जुट गई है। इसके लिए उत्तराखंड और हरियाणा के जिला अध्यक्षों को हरियाणा में 10 दिन की विशेष कार्यशाला में प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। इस कार्यशाला में प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और आपको बता दें दोनों राज्यों के प्रभारी भी शामिल हुए हैं। कांग्रेस का कहना है कि इस तरह से वह संगठन को मजबूत कर रही है, लेकिन भाजपा ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने यह साफ कहा है कि कांग्रेस ये तैयारी सिर्फ अंदरूनी मामला है और इसे लेकर पार्टी के जीत के दावे भ्रम में हैं। हनी पाठक ने यह भी कहा कि प्रदेश की जनता ने अब तक कांग्रेस को नकारा है और आने वाले चुनाव में भी यही स्थिति रहने वाली है। कांग्रेस और भाजपा के बीच ये सियासी मुकाबला धीरे धीरे तेज होता दिख रहा है। देखना यह होगा कि 2027 के चुनाव में जनता किस पार्टी का साथ देती है। देखिए ये खास रिपोर्ट। दो 2027 चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस लगातार जुटी हुई है, पर भाजपा अपने दावे कर रही है। भाजपा का साफ कहना है कि कांग्रेस लोगों में भ्रम फैलाने की सिर्फ राजनीति कर रही है। जनता ने इसे पहले भी नकारा था और कांग्रेस को वो फिर से समय आने पर जनता नकारेगी। प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष भी शामिल हुए हैं। के चुनावों में क्या देखिए, इनका अपना निजी मामला है कि ये कहाँ पर अपनी कार्यशाला कर रहे हैं, कहाँ पर नहीं कर रहे हैं, कहाँ पर जिला अध्यक्षों की ट्रेनिंग कर रहे हैं, कहाँ पर नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये जो भ्रम है इनका कि 2027 में ये कहीं पर भी सत्ता में आएंगे, तो ये भ्रम की स्थिति देवतुल्य जनता इनको खुद बाहर का रास्ता दिखाने के लिए तैयार बैठी है। और देवतुल्य जनता निश्चित तौर पर जो अभी तक इनको सत्ता से बाहर रखी है, रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर है देहरादून से। बता दें उत्तराखंड में जन जन की सरकार, जन जन के द्वार अभियान को अच्छी सफलता मिल रही है। जी हां, प्रदेश भर में अब तक आपको बता दें 363 शिविर आयोजित किए गए हैं और 1.5 लाख से अधिक लोगों को सरकार की योजनाओं का सीधा लाभ भी मिला है।
भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने यह भी बताया है कि ये पहली बार है जब सरकार खुद जनता के द्वार पहुंच रही है और उनसे संवाद कर रही है। उन्होंने कहा कि युवा मुख्यमंत्री की युवा सोच के कारण ये अभियान पूरे प्रदेश में अपनाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य जनता तक योजनाओं को पहुंचाना है और भाजपा पार्टी के प्रति विश्वास उनमें बनाना भी है। साथ ही आपको बता दें, कुंवर जपेंद्र सिंह ने यह भी कहा है कि ये पहल प्रदेश की राजनीति में मील का पत्थर भी साबित होगी। भविष्य में भी भाजपा पार्टी इसी तरह निरंतर जनता के बीच पहुंच के कार्य करती रहेगी। भाजपा का ये अभियान न सिर्फ योजनाओं का लाभ देगा जनता को, बल्कि जनता और सरकार के बीच विश्वास को भी और मजबूत करेगा। देखिए क्या कुछ और कह रहे हैं कुंवर जपेंद्र सिंह। उत्तराखंड निर्माण के बाद आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि जन जन की सरकार जन जन के द्वार जाने का काम कर रही है। युवा मुख्यमंत्री की युवा सोच के साथ जनहित के कार्यों को आगे बढ़ाना, सरकार के कार्यों को आगे बढ़ाना, जनता के भारतीय जनता पार्टी के प्रति भरोसे को कायम रखने की दृष्टि से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो एक ये नई शुरुआत की है, वो वास्तव में उत्तराखंड के कोने कोने में पसंद की जा रही है। रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर है देहरादून से। बता दें, बीते दिन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और अन्य कांग्रेस नेताओं ने पुलिस मुख्यालय का रुख किया है। कांग्रेसियों ने किसान आत्महत्या मामले में उधम सिंह नगर के एसएसपी के निलंबन की मांग भी की है। इस पर बता दें, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने अब पलटवार कर दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि जब कोई दल मुद्दा विहीन और नेतृत्वहीन हो जाता है तो सामाजिक लाभ लेने के लिए ऐसे मुद्दे उठाए जाते हैं जिनका कोई औचित्य नहीं होता। महेंद्र भट्ट ने यह साफ कहा कि सरकार हर मुद्दे पर निर्णय लेती है और उसके बाद कांग्रेस को हमेशा मुंह की खानी पड़ती है। साथ ही बता दें आपको, भाजपा और कांग्रेस के बीच ये बहस अब लगातार गरमाई हुई है। राजनीति में दोनों दलों के बीच हर मामले को लेकर जारी ये टकराव अगले कुछ दिनों में और भी बढ़ सकता है। देखिए, इस बात को पहले दिन से ही कह रहा हूं कि जब कोई राजनीतिक दल मुद्दा विहीन हो जाता है, नेतृत्व विहीन हो जाता है, तो समाज के ऐसे विषय को उठाता है, उसका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करता है। लेकिन सत्य क्या है कि उनको राजनीतिक लाभ कोई मिल नहीं सकता अगर सरकार हर विषय को गंभीरता से लेती है। हर विषय पर उसको ध्यान दीजिए कि सरकार निर्णय को गंभीरता से ले रही है, और जब भी निर्णय होते हैं तो फिर मुंह की खातिर धराशायी हो जाते हैं। रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर आपको बता दें आ रही है अल्मोड़ा से। उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी ने आज अपनी स्थापना के 17 वर्ष पूरे होने पर प्रेस वार्ता आयोजित की है। बता दें, पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष पीसी तिवारी ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए पार्टी की नीतियां और भविष्य की योजनाएं उनसे साझा की हैं। पीसी तिवारी ने यह भी कहा है कि स्थापना के बाद से ही पार्टी जल, जंगल और जमीन से जुड़े मुद्दों पर लगातार संघर्ष करती रही है। साथ ही पार्टी हमेशा किसानों, मजदूरों और वंचित वर्ग के लोगों के अधिकारों की लड़ाई भी लड़ती आ रही है और आगे भी उनके हक दिलाने के लिए प्रयास लगातार करती रहेगी। साथ ही आपको बता दें, पीसी तिवारी ने इस अवसर पर जनता से अपील भी की है कि वह उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के उद्देश्यों और संघर्षों को समझें और सहयोग भी हमारे साथ करें। पार्टी के 17 साल के सफर में उत्तराखंड की राजनीति में इसे एक स्थिर और जनता के पक्ष में खड़ा संगठन भी माना जाता है। भविष्य में भी पार्टी इसी दिशा में लगातार काम करती रहेगी। देखिए और क्या कुछ कह रहे हैं पीसी तिवारी। हमें अब इस बात का भरोसा, हम देखते हैं कि 17 सालों में इन तमाम विपरीत परिस्थितियों में केवल उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी गरीबों, मजदूरों, किसानों के साथ खड़ी रही और हर तरह पर जिनके साथ अन्याय, अत्याचार हो रहा है उनके खिलाफ उनके साथ खड़ी रही है। और हमें अब इस बात का भरोसा है
कि लोग परिवर्तन पार्टी को स्वीकार करेंगे, परिवर्तन पार्टी के साथ चलेंगे, क्योंकि आज की जो समस्याएं हैं उनके बारे में पहले से ही बोलते रहे हैं। ये सारे के सारे जो लोग हैं ये एक ही विचार के लोग हैं। इनके कारण उत्तराखंड की जो हालत है, राजधानी की जो हालत है, वो हमारे सामने है और उसको बदलने के लिए उत्तराखंड की शक्तियों को एकजुट होना पड़ेगा। जो है हल्द्वानी में कांड हुआ और बड़ा जबरदस्त कांड था। 52-53 लोग गिरफ्तार किए गए थे, उनको फतेहगढ़ सेंट्रल जेल भेजा गया था। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर है चक्राता से। बता दें जौनसार बावर क्षेत्र में पलायन अब हर किसी की चिंता का विषय बन गया है। पहले जहां परिवारों के पास खेती के लिए 3 जोड़ी बैल होते थे, वहीं अब बता दें पशुपालन धीरे धीरे खत्म होता नजर आ रहा है। स्थानीय निवासी भारत चौहान ये भी बताते हैं कि बच्चे शहरों की ओर चले गए हैं, जिससे खेती पशुपालन पर असर पड़ता नजर आ रहा है। बिना बैलों की खेती और गोबर के बिना मिट्टी की उर्वरता कृषि मुश्किल हो रही है। साथ ही आपको बता दें सामूहिक परिवार प्रथा और पुरानी पीढ़ी की फिलहाल खेती को संभाल वो रहे हैं। नकदी फसल से तुरंत लाभ मिल रहा है, लेकिन पशुपालन लगभग खत्म हो गया है। कुछ पढ़े लिखे युवा अब गांव में होम स्टे और होटल चला रहे हैं, जिससे रोजगार भी बढ़ा है, लेकिन लोक परंपरा पर असर पड़ सकता है। विशेषज्ञों का इस पर कहना है कि स्थानीय प्रशासन को युवाओं को कृषि और पशुपालन से जोड़ने के लिए योजनाएं, सब्सिडी और प्रशिक्षण देने चाहिए, अन्यथा क्षेत्र की अर्थव्यवस्था, संस्कृति और जैव विविधता खतरे में पड़ सकती है। जौनसार बावर का नहीं है, बल्कि गढ़वाल और कुमाऊं की हम बात करेंगे। जो वहाँ के गांव हैं, वहाँ की छानियां हैं, वो इससे पहले बंजर हो चुकी है। और जौनसार बावर जहाँ सामूहिक परिवार है, जहाँ हम कहते हैं कि पलायन बहुत कम हुआ है, यहाँ दिक्कत ये कि गांव तक लोग पहुंचने शुरू हो गए। क्योंकि पहले छानियों में रुकते थे, पशु रहते थे, खूब खेती बाड़ी होती थी। तो चूंकि जैसे जैसे जो दूर की छानियां थी वो पहले बंजर हुई, जो नजदीक की थी उसके बाद बंजर हुई। आज सब लोग गांव तक सिमट गए और जो लोग पढ़े लिखे थे, जो थोड़ा सा जानते थे, वो गांव से निकल गए। जो खेती बाड़ी करने वाले लोग या पशुपालन करने वाले लोग आज गांव में हैं, परंतु वो भी जो ये दुर्दशा हो रही है पलायन की, जो लोग खेती बाड़ी से विमुख रहे हैं, जो कहीं ना कहीं पशु नहीं पालना चाहते हैं, इसके कारण ये भी दुखी है। इनका कहना है कि हम तो चलो अपना जीविका उपार्जन के लिए, जीवन चलाने के लिए कर लेंगे। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तराखंड में लोक संस्कृति और ऐतिहासिक शैली में प्रसिद्ध बाजारों का निर्माण और मरम्मत किया जा रहा है। आपको बता दें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर पर्यटन विभाग ने कार्य शुरू कर दिया है। राज्य के 13 जिलों के पुराने बाजार अब हेरिटेज स्ट्रीट के रूप में विकसित होंगे। इन बाजारों को बता दें पहाड़ी शैली में संवारा जाएगा और सभी दुकानें एक समान रंग रूप में होंगी। साथ ही बिजली की लाइनें भूमिगत की जाएंगी और पेयजल के लिए हाइड्रेंट भी लगाए जाएंगे। सैलानियों के लिए आपको बता दें सेल्फी पॉइंट्स भी बनाए जाएंगे। और पर्यटन सचिव धीरज कबरयाल ने यह भी बताया है और साफ कहा है कि पहले चरण में पौड़ी, नैनीताल, अल्मोड़ा और नरेंद्र नगर के मुख्य बाजारों का काम किया जाएगा। इससे न केवल पर्यटन को नई पहचान मिलेगी, बल्कि हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम और आपको बता दें स्थानीय उत्पादों की बिक्री भी बढ़ेगी। सरकार की इस योजना से स्थानीय निवासियों के लिए आजीविका के नए अवसर भी खुलेंगे और राज्य की सांस्कृतिक पहचान और भी मजबूत होगी। आइए दिखाते हैं आपको एक खास रिपोर्ट। चरण में ये 4 जो जिले उनको हम टेकअप कर रहे हैं। जैसे पौड़ी में अभी माल रोड भी हम डेवलप कर रहे हैं, तो उसके लिए भी हम लोगों ने धनराशि आपके पीडब्ल्यूडी को जारी कर दी है। कार्यदायी संस्था वही है। और नैनीताल में भी पीडब्ल्यूडी को हम लोगों ने अपनी धनराशि जारी कर दी है। अल्मोड़ा में एस्टीमेट अभी हमारा पहुंचा हुआ है और नरेंद्र नगर का भी अभी पहुंचा हुआ है, तो उसकी डीएफसी वगैरह हमारी होगी। तो पूरे प्रदेश में देख रहे हैं कि कहाँ पे किस जगह में पहले हम लोग को टेकअप करना चाहिए। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। अगली बड़ी खबर आ रही है देहरादून से। बता दें उत्तराखंड के पर्वतीय जिले चमोली में इन दिनों जंगलों में आग लगी हुई है। ये आग फूलों की घाटी के पास फैली हुई है, जहां लगभग आपको बता दें 600 दुर्लभ फूलों की प्रजातियां मौजूद हैं। अब भी
आग कड़ी कोशिशों के बावजूद पूरी तरह नियंत्रित नहीं हो रही है। विपक्ष ने राज्य सरकार से केंद्र सरकार और वायुसेना की मदद लेने की भी अब मांग करती है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता बता दें मथुरा दत्त जोशी ने यह भी कहा है कि इस विषय को गंभीरता से देखा जा रहा है। उन्होंने ये साफ कहा कि मुख्यमंत्री ने वन विभाग को आवश्यक निर्देश दे दिए हैं और वन विभाग आग को नियंत्रण करने में लगातार जुटा हुआ है। जोशी ने आगे ये भी कहा कि प्रदेश में वन विभाग के पास पर्याप्त फोर्स मौजूद है और ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए विभाग हमेशा सजग है। यदि आवश्यकता पड़ी तो वायुसेना और केंद्र सरकार भी आगे आएगी। सरकार और वन विभाग दोनों जन सुरक्षा और प्राकृतिक संपदा की सुरक्षा के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं। आइए देखिए क्या कुछ कह रहे हैं मथुरा दत्त जोशी। इसी को लेकर सरकार और वन विभाग अब पूरी तरह से चिंतित नजर आ रहा है। साथ ही मथुरा दत्त ने यह भी कहा है कि आगे भी चाहे केंद्र सरकार की जरूरत पड़ी या वायुसेना की जरूरत पड़ी तो वो भी सामने आएंगे और ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए विभाग हमेशा सजग रहता है। फूलों की घाटी खतरे में है, लगातार आग नियंत्रित नहीं हो पा रही है। विपक्ष ने केंद्र से भी मदद मांगी है। उन्होंने ये भी बताया है, महेंद्र जोशी ने यह भी साफ कहा है कि मुख्यमंत्री ने वन विभाग को आवश्यक निर्देश दे दिए हैं। संबंध में वन विभाग महकमा बहुत गंभीर है और उनको अग्नि बुझाने की जहाँ जहाँ भी इस तरह घटनाएं उन्होंने तत्काल उसमें रोकथाम करने की बात माननीय वन मंत्री जी ने भी कही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उसको गंभीरता से लिया है और जो घटनाएं इस बेमौसमी घटनाएं हैं, निश्चित रूप से उन घटनाओं से वन महकमा भी चिंतित है, सरकार भी चिंतित है और उसमें कंट्रोल करने की, उसमें व्यवस्था ठीक करने की दिशा में सरकार अपने स्तर से काम कर रही है। और भविष्य में देखिए, अभी ये तो जो बरसात न होने का भी एक कारण है, बर्फबारी भी नहीं हुई है, कई चीज़ें हैं। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो फिर उस दिशा में भी काम किया जाएगा, लेकिन हमारे पास अभी वन विभाग में पूरी फोर्स है और वन विभाग बहुत सजग है। जहाँ जहाँ भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं उन पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। सर, प्रदेश में लगातार रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर है देहरादून से। बता दें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज देहरादून पहुंचे हैं। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका अभिनंदन भी किया है। वहीं राज्यपाल ने भी उपराष्ट्रपति का स्वागत किया है। बता दें आगमन के साथ कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है। उपराष्ट्रपति आज देहरादून में आयोजित जागरण फोरम कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। साथ ही कार्यक्रम स्थल के लिए वे एयरपोर्ट से सीधे रवाना भी हुए हैं। इस अवसर पर आपको बता दें अधिकारियों और सुरक्षा कर्मचारियों ने व्यवस्था को पूरी तरह व्यवस्थित भी रखा। उपराष्ट्रपति के आगमन से राज्य में कार्यक्रम की गरिमा भी बढ़ी है। साथ ही जागरण फोरम में उनकी उपस्थिति से न केवल कार्यक्रम को महत्व भी मिलेगा, बल्कि प्रदेश में सामाजिक और शैक्षिक मुद्दों पर भी चर्चा को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अभिनंदन भी किया है उपराष्ट्रपति का। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि उपराष्ट्रपति के आगमन से राज्य में कार्यक्रमों की गरिमा भी बढ़ेगी। बता दें जागरण फोरम में उनकी उपस्थिति से न केवल कार्यक्रम को महत्व मिलेगा, बल्कि प्रदेश में सामाजिक और शैक्षिक मुद्दों पर भी चर्चाओं को बढ़ावा मिलेगा। उपराष्ट्रपति देहरादून पहुंचे। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत हुआ। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अभिनंदन करते नजर आ रहे हैं। रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर है मसूरी से। बता दें कांग्रेस ने उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी पर बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री डॉक्टर सोनिया आनंद रावत ने यह साफ कहा है कृषि विभाग में मंत्री के संरक्षण में किसानों के नाम पर करोड़ों रुपयों का घोटाला हुआ है। उन्होंने मसूरी में आयोजित एग्रो मित्र कृषि मेला में नियमों को
दरकिनार कर एक निजी कंपनी को पहले से टेंडर देने का आरोप भी लगाया है। साथ ही आपको बता दें, मसूरी यमुना पेयजल योजना और शिवराज परियोजना में भी बड़े पैमाने पर घोटालों का जिक्र किया गया। डॉक्टर सोनिया ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस के दावे पर भी सवाल उठा दिया है। उन्होंने सीबीआई जांच, सभी टेंडर सार्वजनिक करने और कृषि मंत्री गणेश जोशी को तत्काल बर्खास्त करने की भी अब मांग कर दी है। पूर्व शहर अध्यक्ष गौरव अग्रवाल ने भी मंत्री से इस्तीफा देने की मांग की है। साथ ही बता दें, अब कांग्रेस ने चेतावनी दे दी है कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो सड़कों से लेकर सदन तक आंदोलन कांग्रेस करेगी। देखा कि मेरी तो बहुत दिनों से चले आ रहे हैं, मुद्दे से सब लोग वाकिफ हैं, पूरी मसूरी विधानसभा, बल्कि मसूरी क्या पूरे उत्तराखंड वाकिफ हो रहा है कि मुद्दे क्या क्या हैं। लेकिन आज का खास जो मुद्दा था, कृषि एग्रो मेला जो जिस तरह का इन्होंने ऑर्गेनाइज करना था, उसमें जो गड़बड़ियां, जो खामियां जो सामने आई हैं कि आप रातों रात जो है आप आनन फानन में उस मेले को स्थगित कर देते हैं। जब आपका भांडा फूटता है, जब आपकी गड़बड़ियां होती हैं, आपने उसका टेंडर पता नहीं निकाला नहीं निकाला, क्या करा क्या नहीं करा, लेकिन उसके अलावा आपने रातों रात मेला ऑर्गेनाइज कर दिया और अपने किसी निजी व्यक्ति को लाभ पाने के लिए, खुद भी लाभ लेने के लिए आपने उस मेले को, फिर जब आपने देखा कि बात खुलने लगी है, आपने पहले तो मेला ऑर्गेनाइज क्यों किया? बिना किसी टेंडर के, बिना किसी प्रक्रिया के, बिना किसी सिस्टम के आप पहले ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। उसके बाद अगले दिन जब आपने देखा कि आपका भांडा फूट गया, आपने रातों रात उस मेले को जो है बिल्कुल स्थगित कर दिया और गायब कर दिया। बिल्कुल सही बात बोली हमारी बहन सोनिया आनंद रावत जी ने। एग्रो मेला में एक बहुत बड़ा खेला हो गया है और ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई। और आप लोगों को मैं बधाई दूंगा कि आप लोगों ने इतने इंपॉर्टेंट या मुद्दे को जनता के सामने आप लेकर आए। सबसे पहले तो ये भाजपा का एक नया रूल आ गया है कि बिना टेंडर के और ये बिना कोई कानूनी या प्रक्रिया के, कोई सरकारी प्रक्रिया के आप कोई एग्रो मेला जैसा एक या बड़ा उत्सव आप कर रहे हैं, और जब आप उसमें विफल हो गए तो रातों रात आपने अपना इरादा बदला और इस मेले को कैंसिल करा। बातें तो ये हो रही थी कि इसमें हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी आ रहे थे, पर अमित शाह जी को भी आनन फानन में रोका गया। या कृषि विभाग को लेकर हमारे बहुत ही सम्मानित या गणेश जोशी जी का ज्ञान, आप सभी लोगों ने संसद, आप वो सभी लोगों ने विधानसभा के पटल में भी देखा कि उनका ज्ञान वो कृषि को लेकर कितना है, और ये सबने देखा। उसके बाद सैन्य धाम, जो हमारी देश की जो नींव है, हमारे सैनिक भाई, एक सैनिक धाम पर इतना या बड़ा उन्होंने भ्रष्टाचार करा। उस भ्रष्टाचार के बाद भी हमारे रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर आ रही है ऋषिकेश से। बता दें, वर्ष 2026 की चार धाम यात्रा को लेकर प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। आज चार धाम यात्रा प्रबंधन एवं नियंत्रण संगठन की बैठक ऋषिकेश के, आपको बता दें, ट्रांजिट कैंप परिसर में हुई है। बैठक की अध्यक्षता गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे और आपको बता दें आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने की है। गढ़वाल कमिश्नर ने अधिकारियों को यात्रा की व्यवस्थाओं में किसी भी कमी ना करने और श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश भी दे दिए हैं। साथ ही बैठक में ट्रैफिक, पेयजल, सुलभ शौचालय, पार्किंग, सड़क मरम्मत, स्वास्थ्य और परिवहन सेवाओं की तैयारियों पर भी जोर लगातार दिया गया है। साथ ही आपको बता दें, बद्रीनाथ और केदारनाथ में कैमरा और मोबाइल पर सख्ती लागू की जाएगी। अधिकारियों को अपने क्षेत्र में सामाजिक संस्थाओं के साथ तालमेल बनाने के भी निर्देश दे दिए गए हैं। साथ ही आपको बता दें, बीआरओ को बरसात के दौरान सावधानी और अलर्ट रहने के लिए भी कहा गया है। उपराष्ट्रपति और अधिकारियों ने मिलकर यह सुनिश्चित किया है कि चार धाम यात्रा श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक हो। आइए दिखाते हैं आपको एक खास रिपोर्ट। आप अवगत है कि अभी कमिश्नर साहब की अध्यक्षता में मीटिंग हुई, जिसमें हमारे जिले के एसएसपी और एसपी पूरे गढ़वाल मंडल के आए हुए थे। सारे एसएसपीज को निर्देशित कर दिया गया है कि जो भी यात्रा मार्ग में जो नए जो सीजनल जो चौकियां हैं, जो पर्यटन की दृष्टि से और चार धाम की दृष्टि से जो चौकियां जो हैं, उनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको देख लें, क्योंकि अभी शुरुआती अभी मीटिंग है। तो सबको ये बता दिया गया कि जो जो डिमांड्स हैं फोर्स की, और उसकी डिमांड्स जो है वो रेंज लेवल को भेज दिया जाए। साथ साथ जो लास्ट ईयर जो हम लोगों ने संपूर्ण यात्रा मार्ग को
जो श्री यमुनोत्री श्री गंगोत्री यात्रा मार्ग और यहाँ पे श्री बद्रीनाथ श्री केदारनाथ जो यात्रा मार्ग है, वो सारे समस्त यात्रा मार्ग को हमने 10-10 किलोमीटर के सेक्टर्स में बांटा था। न केवल हमारे उत्तराखंड राज्य के लिए बल्कि इस पूरे देश के लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण धार्मिक यात्रा होती है। और बाबा केदारनाथ, बद्रीनाथ जी, गंगोत्री, यमुनोत्री और हेमकुंड साहब, ये हमारे सभी बड़ी पवित्र तीर्थ स्थल हैं। इस यात्रा को माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश दे रखा है कि इसकी तैयारियां बहुत ही समय से होनी चाहिए और बहुत ही उच्च कोटि की होनी चाहिए, कहीं कोई कमी न रहे। इसीलिए हम लोगों ने आज ये पहली बैठक, जो हमारा सीजन समाप्त हुआ है उसके बाद पहली बैठक आज की गई है, जिसमें सभी यात्रा रूट पे आने वाले लगभग पूरा गढ़वाल मंडल आप मान सकते हैं, सभी जिलों के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उपस्थित थे। सभी लाइन डिपार्टमेंट्स, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, बीआरओ हो, एनएच हो, पेयजल हो, आपका ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हो, सभी डिपार्टमेंट्स के भी अधिकारी थे। जनपद रुद्रप्रयाग के आपको बता दें रतौली पेट्रोल पंप के पास देर रात एक गंभीर सड़क हादसा हुआ है। हादसे में बता दें बुलेरो कैंपर संख्या HR 98N 1991 अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे खाई में गिरकर अलकनंदा नदी में समा गई है। बता दें वाहन में केवल चालक शंभूराम उम्र 55 वर्ष निवासी बेजाबरी आजमगढ़ उत्तर प्रदेश मौजूद थे। शंभूराम भूमि कंपनी जवाड़ी में चालक के रूप में कार्यरत थे और घटना वाले दिन ऋषिकेश से वायर लेकर लौट रहे थे। सूचना मिलने पर आपको बता दें पुलिस, SDRF, DDRF, आपदा कंट्रोल और जल पुलिस मौके पर वहां पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य भी शुरू किया गया है। कड़ी मशक्कत के बाद अब चालक को नदी से निकालकर जिला अस्पताल भी ले जाया गया है, जहां आपको बता दें चिकित्सालयों ने उन्हें मृत घोषित भी कर दिया है। पुलिस ने मृतक की शिनाख्त भूमि कंपनी के सुपरवाइजर सत्यानंद द्वारा कर दी है और परिजनों को भी सूचित कर दिया गया है। साथ ही आप बता दें इस घटना ने पुलिस कानूनी कार्रवाई इस पर लगातार पुलिस कर रही है। इसमें जो है रात को लगभग 10:30 से 11 बजे के बीच हम लोग को जो है कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि यहाँ पे एक गाड़ी गिरने की सूचना है। तो हमारी टीम जब मौके पर पहुंची तो स्पॉट का एक्चुअली पता नहीं चल पाया, तो हमारे द्वारा जो है कॉलर से खुद संपर्क किया गया। तो उसके द्वारा बताया गया कि उक्त स्थान पर जो है एक गाड़ी गिरते हुए देखी गई है। लगातार 11 बजे हमारे द्वारा लगातार यहाँ पे लगभग 150-200 मीटर नीचे खाई में सर्च अभियान चलाया गया। तो गाड़ी का कोई पता नहीं चल पाया, किंतु जो है एक व्यक्ति हमें जो है नदी में बेहोशी के हालात में मिला, जिसे हमारे द्वारा तत्काल निकालकर 108 को सुपुर्द किया गया। और कल से लेके और अभी सुबह भी पुनः इसमें जो है सर्चिंग की जा रही है। हमारी टीम द्वारा जल पुलिस है, SDRF और DDRF है। अभी तक वहाँ का जो है कुछ भी पता नहीं चल पाया है, क्योंकि एक्चुअली प्रथम दृष्टि से तो ये लग रहा है कि वाहन जो है सीधे नदी में समा चुका है। की समस्या ने आम जनता को परेशान कर दिया है। स्थानीय लोग बताते हैं कि रिक्शा चालक अपने वाहन को बीच सड़क पर खड़ा कर देते हैं, फल सब्जी और सवारियों को बैठाते हैं, जिससे जाम की स्थिति लगातार बन जाती है। ऐसे में एम्बुलेंस और मरीजों की जान पर भी खतरा मंडरा रहा है। जिला उपाध्यक्ष ग्रामीण भाजपा ऋषभ अग्रवाल ने आपको बता दें ये भी बताया है कि हाल ही में धर्मवाला टोल प्लाजा शुरू होने के बाद लोग जाम से बचने के लिए अपने वाहनों को अन्य रास्तों से ले जाते हैं। इस वजह से भी सड़क पर जाम बढ़ जाता है। ऋषभ अग्रवाल ने आगे ये भी कहा कि प्रशासन को चाहिए कि सड़क यातायात और ई-रिक्शा संचालन को नियंत्रित किया जाए, ताकि जनता को राहत मिल सके और दुर्घटनाओं की संभावना कम हो सके। हरबटपुर में इतनी विकट स्थिति है जाम की कि रोज का जाम हो गया अब, और चारों रोड पैक रहती हैं और जाम इतना विभत्स हो गया कि कभी एम्बुलेंस फंस जाती है, कभी हमें खुद को उतरना पड़ता है, कभी पुलिस को हमें और पुलिस को आपस में कोलैबोरेट करके जाम खुलवाना पड़ता है।
स्थिति यह है जाम का कारण यह है, एक तो जो ई रिक्शा वाले घूम रहे हैं और जो ठेली वाले सड़कों के किनारे खड़े हुए हैं, उन सब ने पूरे की पूरी जाम को पूरा मतलब बहुत भयानक बना दिया। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ टीवी इंडिया। नमस्कार।